हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसवेल स्टडी पॉइंट। एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आपकी सेमेस्टर सेकेंड के डिसिप्लिन सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टार्ट करते यूनिट 1 से, जो कि है आपकी सर्वे ऑफ सोर्सेज। ये आपका कंटेंट है यूनिट वाइज। ठीक है, हम अभी यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे, सर्वे ऑफ सोर्सेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हिस्ट्री को जानने के लिए हमें पास्ट के कुछ प्रूफ्स मिलते हैं, जैसे कि पुरानी बुक्स, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस मतलब अभिलेख, मॉन्यूमेंट्स और एक्सकेवेशन से निकली चीज़ें, मतलब कि खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से मिली हुई वस्तुएं। और इन्हीं को, जो ये प्रूफ्स हैं, इन्हीं को सोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रूफ्स को सोर्सेज बोला जाता है। और क्या होता है कि हिस्ट्री के जो भी हिस्टोरियंस हैं, मतलब कि जो भी इतिहासकार हैं, वो क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। इन सोर्सेज को स्टडी करके हमें बताते हैं कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए करते थे उस टाइम। एक ही सोर्स को अलग अलग हिस्टोरियंस, मतलब कि इतिहासकार, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी वजह से हिस्टोरियन का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, तो उस समय एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। और जब खुदाई के दौरान भी हमारे को जो सोर्सेज मिले हैं, उससे भी हिस्ट्री के नए फैक्ट्स भी सामने आए हैं। लेकिन हर सोर्सेज परफेक्ट नहीं होता, मतलब कि हर सोर्स परफेक्ट नहीं होता, इसलिए अलग अलग जो भी हिस्टोरियंस होते हैं वो अलग अलग सोर्सेज को कंपेयर करके करेक्ट हिस्ट्री समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 19th सेंचुरी में एपिग्राफिक, न्यूमेस्ट्रिक्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टडीज़, मैंने इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, आप इसको थोड़ा सा से कवर किया है, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप अपनी बुक से मतलब हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड्स। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब है कि पुरानी बुक्स और राइटिंग्स जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इन बुक से हमें सोसाइटी, रिलीजन, किंग्स और कल्चर के बारे में डिटेल में पता चलता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इनमें डेट्स का कन्फ्यूजन होता है या राइटर्स का पर्सनल बायस भी होता है, इसीलिए हिस्टोरियंस इन्हें दूसरे सोर्सेज के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, लिटरली जो भी सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वो कौन से होते हैं, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, मैं आगे थोड़ा सा और डीप में आपको पढ़ाती हूँ, फर्स्ट वन बाय वन। अभी क्या करते हैं कि रिलीजन लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। रिलीजियस लिटरेचर में वो बुक्स आती हैं जो रिलीजन और धर्म से रिलेटेड होती हैं। गुप्ता पीरियड में महाभारत, रामायण और मेजर पुराण को कंपाइल किया गया। जो भी नारदा, विष्णु और भीष्मपत्र स्मृतिज भी इसी टाइम की इंपॉर्टेंट बुक्स भी थी। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, बाकी आप इस पिक्चर को डिटेल में पढ़ना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पोस्ट गुप्ता पीरियड में पोइट्री और फिलोसफिकल बुक्स का डेवलपमेंट हुआ था, जैसे कि इन बुक्स में आपको फेस्टिवल, वुमेन्स की ड्यूटीज़ और धर्म के रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। धर्मशास्त्र वर्क करता है, लॉ एंड ड्यूटी को एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, इसी तरह रिलीजियस लिटरेचर से हमें एंशियंट सोसाइटी, कस्टम्स और लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस लिटरेचर में वो बुक्स आती हैं जो पॉलिटिक्स, साइंस, मैथ्स, मेडिसिन और लिटरेचर से रिलेटेड होती हैं। गुप्ता पीरियड को संस्कृत लिटरेचर का गोल्डन एज भी माना जाता है। जो भी आपका कमंदाका की नीति सारा पॉलिटिक्स और किंगशिप के बारे में बताती है। आपका आर्यभट्टा ने एक्सक्लिप्स का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है और ब्रह्मगुप्ता ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ये सभी इन्हीं बुक्स से हमें पता चलता है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में बायोग्राफीज और हिस्टोरिकल बुक्स भी लिखी गई हैं। इस पीरियड में रीजनल लैंग्वेज जैसे कि तेलुगु, कन्नड़ा और आपका बांग्ला में भी एपिक्स ट्रांसलेशन किए गए हैं। ठीक है, इसको डिटेल में आप पढ़ने के लिए इसको जूम करके पढ़ सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स इसमें मैंशनड है। फॉरेन अकाउंट्स के बारे में देखते हैं। फॉरेन अकाउंट्स उन ट्रैवलर्स और मॉन्क्स की राइटिंग्स होती हैं जो इंडिया विजिट करने आए थे, मतलब कि उस टाइम जो भी बाहर से इंडिया में आए थे हिस्टोरियंस और जो भी ट्रैवलर्स थे, उन्होंने इंडिया में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, क्या क्या सोसाइटी के बारे में, वहाँ के रिलीजन के बारे में उन्होंने अपने थॉट्स में बताया। जैसे कि चाइनीज़ ट्रैवलर्स फैक्सियन, जॉन जेंग या यीजिंग इंडिया आए थे और उन्होंने बुद्धिज़्म और इंडियन सोसाइटी के बारे में डिटेल में लिखा। ठीक है, अरब ट्रैवलर जैसे कि अल मसूदी, ठीक है, अल बिरूनी ने भी इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, इन फॉरेन अकाउंट से हमें इंडिया की ट्रेड के बारे में पता चलता है, सोसाइटी और कल्चर के बारे में भी, बाहर के लोगों का क्या पर्सपेक्टिव था हमारे इंडिया के बारे में, ये समझाने को मिलता है। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप इसको चेक कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पर्पज़ से भी, और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार
रिपीटेड भी है। अभी देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उन फिजिकल रिमेन्स को बोला जाता है जो हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि आपका कॉइन्स हो गई, पोट्री, बेड्स, स्कल्पचर्स और जो ज़मीन से हमारे को खुदाई के टाइम पे मिली हुई चीज़ें। ये सोर्सेज एक्सप्लोरेशंस और एग्जीबिशन के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज की तरह इनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। इसीलिए हिस्टोरियंस इन्हें दूसरे सोर्सेज के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तभी हिस्ट्री को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं, ठीक है, कंपेयर करने के बाद, ठीक है। अभी क्या है, इंस्क्रिप्शन भी इसी का सोर्स है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन का स्टडी एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। एक सेकंड, पहले ये देखते हैं हम डेफिनेशंस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, पोएट्री, बेड, स्कल्पचर्स एंड अदर काइंड्स ऑफ मटेरियल रिमेन फाउंड ईदर थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड सरफेस कलेक्शन और इन एग्जीबिशन। यही मैंने आपको बताया। साथ ही जैसे कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, अभिलेख। इंस्क्रिप्शन आर रिकॉर्ड्स ऑन ड्यूरेबल मटेरियल सच एज स्टोन, रॉक, टेम्पल वॉल्स एंड कॉपर प्लेट्स। इस पे लिखा होता था, दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड, ग्रांट्स, रिलीजन्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट। ऐसे ही कॉइन्स जो सिक्के होते हैं वो हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। रिगार्डिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रूलर्स के बारे में, उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में, रिलीजन एंड आर्ट के बारे में। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वर यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड। वो उस टाइम के कॉइन्स के बारे में जो उस टाइम यूज होते थे उसके बारे में भी बताते हैं। अभी other archaeological remains include temples, monuments, tools, seals, and exhibited materials. These remains provide information regarding art, architecture, technology, and daily life. अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शंस को। इंस्क्रिप्शन का स्टडी एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन वो राइटिंग्स होती हैं जो स्टोन्स, मेटल, वुड, क्ले, पोटरी पे या किसी हार्ड सरफेस पर लिखा गया हो, ठीक है। अभी क्या है, एंशियंट राइटिंग्स को स्टडी करने का पैलिग्राफी भी बोला जाता है, ठीक है। 3rd सेंचुरी के बाद नॉर्थन इंडिया में प्राकृत की जगह संस्कृत इंस्क्रिप्शन का मेन लैंग्वेज बन गया था। संस्कृत को हाई कल्चर और पॉलिटिकल पावर की लैंग्वेज माना जाता है, मतलब वहाँ पे माना जाने लगा। पोस्ट गुप्ता पीरियड में रीजनल लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स का भी डेवलपमेंट हुआ। साथ ही साउथ इंडिया में पल्लवा डायनेस्टी के टाइम तमिल इंस्क्रिप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनी। कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, मराठी, ओडिया और हिंदी रिलेटेड डायलेक्ट्स की इंस्क्रिप्शन भी अलग अलग सेंचुरी में मिलने लगी। इंस्क्रिप्शन को मोस्टली किंग्स के रेगनल ईयर्स या एरास के बेसिस पर डेट किया जाता था, ठीक है। इंस्क्रिप्शन अलग टाइप्स की होती थी, जैसे ऑफिशियल, डोनेटिव, ठीक है। रॉयल लैंड ग्रांट्स एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी जो मोस्टली कॉपर प्लेट्स पर लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आपको जो मैं बता रही हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करना जब आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए। और ना जो मैं ये फोटोज़ आपको लगा रही हूँ इस वीडियो में, प्लीज़ इसको थोड़ा सा रोकना और इसके बारे में पढ़ना, इससे भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे लिखने के लिए, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और इस इमेज के में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फिर से अगेन। लिटरेरी सोर्सेज के कंपैरिजन में इंस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं, क्योंकि ये जनरली क्या होता है, उसी टाइम पर लिखी जाती थी जिस इवेंट का मेंशन होता था। इंस्क्रिप्शन से हमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, कास्ट स्ट्रक्चर, लेबर सिस्टम, ये सभी रिलेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का मेजर सोर्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कॉइन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। और प्लीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इस इमेज में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ इसको आप अगर पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिए, तो इसको आप अभी से ही प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अभी कॉइन्स का स्टडी न्यूमेरिस्मेटिक कहलाता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिस्मेटिक्स। एंशियंट टाइम में कॉइन्स सिर्फ एक्सचेंज के लिए नहीं, बल्कि रूलर्स के मैसेज और अथॉरिटी को शो करने के लिए भी यूज होते थे, ठीक है। गुप्ता किंग्स ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए जिन्हें दिनारास कहा जाता था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, तो इसको नोट डाउन कर लेना जब आप ये इस वीडियो को देख रहे हो। इन कॉइन्स पर क्या होता था, किंग्स की इमेज और संस्कृत लेजेंड्स होते थे। गुप्ता कॉइन्स का अपर साइड पर किंग्स को अलग अलग पोजेस में दिखाया गया है, मोस्टली मार्टियल स्टाइल में। कुछ कॉइन्स पर समुद्रगुप्ता और कुमार गुप्ता को वाइना बजाते हुए भी दिखाया गया है, ठीक है। कॉइन्स से हिस्टोरियंस को किंग्स के नेम्स के साथ उनकी पर्सनल लाइफ और अचीवमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। आप इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की मैं ट्राई करूंगी, सो दैट कि आपको ना कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपकी बुक के अंदर से ही है, बस उसको मैंने थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आपको ये इमेज के थ्रू और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और प्लीज़ अगर आपको मतलब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड कॉमेंट में बताना कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। गुप्ता रूलर ने सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए थे, लेकिन कॉपर कॉइन रेयर थे। कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी जैसे कदम्बास और आपका विष्णुकुडीन्स ने भी अपने कॉइन्स इशू किए।
अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करें तो उसमें भी कुछ हिस्टोरियन ने कोइनेज के डिक्लाइंस को ट्रेड और अर्बन डिक्लाइन से कनेक्ट किया, लेकिन रीसेंट स्टडी ने इस थ्योरी को चैलेंज किया। ठीक है, साउथ इंडिया में पल्लव्स के कॉइन्स पर लायन और बुल मोटिफिल्स मिलते हैं। ठीक है, जबकि चोला कॉइन्स पर टाइगर का मतलब स्टैंप लगा होता था या सिंबल कह सकते हो आप। चोला सील्स पर टाइगर और फिश और बऊ के मतलब बोज जो होते थे सिंबल्स उनके होते थे। कई एरियाज में स्मॉल ट्रांसक्रिप्शंस के लिए काउरीज भी यूज होती थी। ठीक है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है, इस वाली इमेज को फॉलो कर लेना। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, अदर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पुराना किला में रीयूज ब्रिक्स से बनी स्ट्रक्चर्स मिले थे, जबकि अर्ली गुप्ता पीरियड के टेम्पल मिला। ठीक है, फुलकशेरा और राजघाट से भी गुप्ता पीरियड के रिमेन्स और सील्स मिली हैं। ठीक है, गुप्ता पीरियड के स्ट्रक्चर जनरली ब्रोकन या रीयूज ब्रिक्स से बने होते थे। अर्बन सेंटर्स में मोनेस्ट्रीज की प्रेजेंस रिलीजन और ट्रेड से रिलेटेड को शो करती हैं, लेकिन सिस्टमैटिक एग्जीबिशन की कमी की वजह से अर्ली मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को समझाने के लिए हिस्टोरियंस को दूसरे सोर्स पर भी डिपेंड करना पड़ता था। ठीक है, तो ये अदर जो भी रिसोर्सेज होते थे इनको भी हिस्टोरियंस को कवर करना पड़ता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स था इन्फॉर्मेशन का। समटाइम्स ये इन चीज़ों पे भी डिपेंडेंसी बनी रहती थी एक हिस्ट्री में, मतलब एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स उनको इधर से भी कवर करने ही पड़ते थे। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में भी है, आप देख सकते हो कैसे इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन साइट्स थी। ठीक है, मतलब कि ज़मीन के नीचे जब खुदाई हुई तो क्या क्या चीज़ें वहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाली गई। अभी हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ सोर्सेस। हिस्टोरिकल राइटिंग के लिए सोर्सेज का केयरफुली एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर सोर्स की अपनी एक लिमिटेशन होती है। लिटरेरी सोर्सेज में डेटिंग और अथॉरिशिप का प्रॉब्लम होता है, जबकि इंस्क्रिप्शन काफ़ी शॉर्ट होती हैं और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो में भी प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी, क्योंकि कई साइट्स पर प्रॉपर एग्जीबिशन नहीं हो पाती, कई स्ट्रक्चर टाइम के साथ डैमेज हो जाते हैं और हो चुके होते हैं, और कई ऑब्जेक्ट जैसे कॉइन्स, पोट्री एंड स्कल्पचर्स अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं मिलते, जिस वजह से उनका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट समझाना डिफिकल्ट हो जाता था इतिहासकारों के लिए। इसी वजह से हिस्टोरियंस को अलग अलग सोर्सेज को कंपेयर और एनालाइज करके एक एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग के साथ एक प्रॉपर मतलब अपना व्यू देना पड़ता था। इसीलिए अलग अलग तरीके से जब अलग अलग इतिहासकार अपना अपना व्यू देते थे तो सबका कहीं ना कहीं अलग होने की जगह से कभी कभी उनका पर्सनल क्या क्या चीज़ें, उसमें पर्सनल चीज़ें भी टच मिलता ही था, मतलब उनका क्या पर्सपेक्टिव होता था वो उसमें वह भी इंक्लूड होता था। तो लिमिटेशंस के से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, आप इसको पढ़ लेना। जैसे कि हिस्टोरिकल राइटिंग डिपेंड्स ऑन केयरफुल एनालाइज ऑफ सोर्सेज। ठीक है, यही मैंने आपको बताया, सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है एग्जैक्ट डेट को फाइंड आउट करना। ठीक है, मैनी एग्जिबिटेड स्ट्रक्चर हैव डिकेड ओवर टाइम, यही मैंने आपको बताया कि समय के साथ साथ क्या होता है कि कई स्ट्रक्चर्स डैमेज हो चुके होते थे और कई बार एक सही तरीके से उस पर एग्जामिन नहीं हो पाता था। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट रियल सिग्निफिकेंस, है ना। जब प्रॉपर तरीके से वो चीज़ नहीं होती थी तो एक रियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं आती थी इन्फॉर्मेशन बाहर। और मैनी इंस्क्रिप्शन आर वेरी शॉर्ट एंड प्रोवाइड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड बताया। मोस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव नॉट बीन सिस्टमेटिकली एग्जिबिटेड, तो वही चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, बस इसको आपको प्रॉपरली लर्न करना है, समझना है और प्रॉपरली अपने पेपर में लिख के आना है। ठीक है, अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो एक बार और इस वीडियो को देखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अपना व्यू बिल्कुल देना। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी वो वीडियो। सो थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को।